हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो रिटेंट वेजिटेबल पॉइजन पढ़ रहे थे हम, उसमें हमें पहले देखा था अर्क के बारे में। तो अगर आपने अर्क की वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके अर्क की लिंक खोल के मैंने वहाँ पे डाल दिया, तो उसको देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे इस वीडियो में स्नोई के बारे में, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्नोई स्नोई ठीक है। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं, इसका लैटिन नेम क्या होता है। तो इसका लैटिन नेम जो है वो है हमारा यूफोर्बिया नेरीफोलिया। यूफोबिया नेरीफोलिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैटिन नेम इसका। इसके बाद हम देख लेते हैं ये कौन से टाइप ऑफ पॉइजन में है। टाइप ऑफ पॉइजन, तो टाइप ऑफ पॉइजन के अंदर का ये आता है हमारा। अगर मॉडर्न की बात करते हैं तो ये हमारा आता है इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन में। और अगर आयुर्वेदा की बात करते हैं तो ये आता है हमारा स्थावर वनस्पतिक विष, ठीक है। तो ये आता है हमारा स्थावर वनस्पतिक विष के अंदर, अगर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन, और इसका लैटिन नेम है हमारा है यूफोबिया नेरीफोलिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसका फीटल डोज क्या है, फीटल डोज, और इसका जो फीटल पीरियड क्या है, फीटल पीरियड। तो इसका दोनों जो फीटल डोज और फीटल पीरियड है, ये दोनों अनसर्टेन है, मतलब निर्धारित नहीं। जैसे हमारा अर्क में था अनसर्टेन, वैसे ही यहाँ पे अनसर्टेन है, ठीक है। तो ये अनसर्टेन होता है। इसके बाद अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स या लक्षण की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम इसको खाते हैं तो बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, बर्निंग होगी हमें कहाँ कहाँ पे, माउथ पे होगी, थ्रोट में होगी, चेस्ट में होगी और अपर जीआईटी में होगी, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना कि इसको खाने से बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है माउथ में, थ्रोट में, चेस्ट में, अपर जीआईटी में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है इसका कि अगर इसको खा लिया तो बर्निंग के अलावा इसमें हमको देखने को मिलता है कि एक्सेसिव स्लाइवेशन देखने को मिलेगा, एक्सेसिव स्लाइवेशन, नोजिया होगा और वोमिटिंग होगा, साथ साथ वोमिटिंग, ठीक है। नोजिया प्लस वोमिटिंग, तो क्या क्या होगा, बर्निंग होगा और एक्सेसिव स्लाइवेशन, नाजिया एंड वोमिटिंग। तो वोमिटिंग जो है वो इसमें ब्लड और म्यूकस के साथ नहीं होगा, सिर्फ जो भी फूड कंटेंट रहेंगे वो बाहर आएंगे, वोमिटस मटेरियल में फूड कंटेंट रहेंगे। इसके बाद हम तीसरी पॉइंट की बात करते हैं इसमें सिम्टम्स में। तो जो हमारा पेन होगा और क्रैम्प होगा वो एब्डोमेन में होगा, पेन और क्रैम्प होगा हमारा एब्डोमेन में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना है कि पेन और क्रैम्प होगा एब्डोमेन में। चौथा पॉइंट जो है इसमें हमारा लक्षण में वो है कि इसमें सीवियर वाटरी परगेशन होता है, सीवियर वाटरी परगेशन, ठीक है। तो जो वाटरी परगेशन होता है वो समटाइम्स विद ब्लड एंड समटाइम्स विद म्यूकस, ठीक है। तो कभी ब्लड के साथ आ जाएगा या कभी हमारा ये जो म्यूकस है उसके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो सीवियर वाटरी परगेशन समटाइम्स विद ब्लड और समटाइम्स विद म्यूकस, ठीक। पांचवा पॉइंट में हम देखते हैं तो यहाँ पे ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, वोमिटिंग भी हो रही है और परगेशन भी हो रहा है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो वहाँ पे हमें एक्सेसिव थ्रस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, एक्सेसिव थ्रस्ट होगा। और जो हमारा यूरिन का अमाउंट है या तो कम होगा, ओलिगोयूरिया हमें मतलब पेशाब बहुत कम लगेगी या बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ब्लड वाटर लॉस बॉडी से बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन एंड सिम्टम्स। और इसी में आता है हमारा साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, ये अर्क में भी था हमारा साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। तो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन में वही रहता है, जैसे टंग कैसी रहेगी, टंग अगर किसी की बॉडी से मतलब पानी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया तो क्या जो इसकी जीभ रहेगा, जुबान जो रहेगी वो सूखी हुई मिलेगी, तो टंग जो होती है ड्राई हो जाती है। स्किन जो होती है, स्किन का जो
टर्जिडिटी होती है वो लॉस हो जाती है, तो टर्गर लॉस हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारी आइज़ होती हैं ये धसी हुई दिखाई देंगी, श्रंकन। और जो इन्फेंट का जो एंटी फॉन्टेनल होता है वो डिफरेंस दिखाई देगा। जो एंटी फॉन्टेनल होता है, जो सर के ऊपर जो बच्चों छोटे बच्चों को गड्ढा रहता है, वो चीज़ कह रहा हूँ मैं, इसी को एंटी फॉन्टेनल बोलते हैं। तो ये क्या रहेगा, ये डिप्रेस हुआ मिलेगा, मतलब धसा हुआ मिलेगा। और कुछ इसमें पॉइंट है, जैसे अगर पल्स की बात करेंगे तो पल्स जो रहेगी वो हमें फीबल दिखाई देगी, मतलब हल्की धीरे धीरे चलेगी। छठवां पॉइंट जो रहेगा इसमें, जैसे अगर जो हमारा बीपी रहेगा और रिस्पायरेशन जो रहेगा वो हाई रहेगा, ठीक है। और रिस्पायरेशन हाई रहेगा, हाइपोटेंशन वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी, हाइपोटेंशन वाली कंडीशन। और डेथ भी हो सकती है, किसके कारण, तो डेथ भी हो सकती है हाइपो वॉल्यूमिक शॉक के कारण, ठीक है, हाइपो वॉल्यूमिक शॉक के कारण। तो देखिए आप यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स लिख दीजिए एग्जाम में अगर पूछता है, और इसके साथ साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। तो आप साइंस एंड सिम्टम्स में जो बर्निंग होता है कहाँ कहाँ पे, माउथ में होगा, थ्रोट में होगा, चेस्ट में होगा, अपर जीआईटी में होगा, ठीक है। और एक्सेसिव स्लाइवेशन होगा, नोजिया और वोमिटिंग भी होगी। इसके अलावा पेन और क्रैम्प होगा एब्डोमेन में, सीवियर वाटरी परगेशन होगा, समटाइम्स विद ब्लड एंड समटाइम्स विद म्यूकस। और क्या हो सकता है, एक्सेसिव थ्रस्ट होगी, क्योंकि वाटर लॉस ज़्यादा हो गया, इसके कारण प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। और जो हमारा पेशाब की मात्रा है, यूरिन का आउटपुट हो रहेगा, या तो बहुत कम होगा, या तो मतलब यूरिन होती ही नहीं या बहुत कम होती है, ठीक है। इसके बाद हम बता देंगे कि साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा। ये आप अर्क वाले में भी लिख लीजिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अर्क वाले में भी लिख लीजिएगा। तो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन में टंग जो रहेगी वो सूखी हुई मिलेगी, ड्राई हो जाएगी। स्किन जो है उसमें टर्गर लॉस देखने को मिलेगा। आइज़ जो है वो श्रंकिन हो जाएगी, धसी हुई मिलेगी। जो इन्फेंट में एंटी फॉन्टेनल होता है वो डिप्रेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा पल्स जो रहेगी वो हमें फीबल मिलेगी, फीबल देखने को मिलेगी। रिस्पायरेशन जो रहेगा वो हाई रिस्पायरेटरी रेट देखने को मिलेगा। और क्या हो सकता है, यहाँ पे हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। और डेथ क्या हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के कारण हो सकती है, या सर्कुलेटरी फेलियर के कारण भी हो सकती है, ठीक है, सर्कुलेटरी फेलियर, ठीक है। तो आप ये लिख दीजिएगा साइन एंड सिम्टम्स में, एक पहला ये 5 पॉइंट। उसके बाद आप साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, जितने भी इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन आते हैं उसमें ये साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन सब में इंक्लूड होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट में। तो इसको अगर किसी को स्नोही की पॉइजनिंग होगी तो वो कैसे मैनेज होगा या कैसे ट्रीट होगा, तो उस केस में सबसे पहले आपको क्या कराना है, रिससिटेशन। रिससिटेशन, ठीक है। तो रिससिटेशन आप जानते हैं कि अगर जो पेशेंट है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में है, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में हम वहाँ पे आईवी देंगे। और अगर वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में गया है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में गया है, तो उस केस में हम यहाँ पे इंजेक्शन डोपामाइन देते हैं, इंजेक्शन डोपामाइन, जो कि जिसकी जो डोज रहती है वो 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। और किसके साथ देते हैं, डीएनएस में देना है, ठीक है, डीएनएस में देना है, ठीक है। तो इंजेक्शन डोपामाइन फॉर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक और डिहाइड्रेशन में हमको आईवी देना है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन। तो जो पॉइजन अनएब्जॉर्ब हुआ है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उसको कैसे रिमूव करना है, तो इसमें 2 स्टेप्स आते हैं या 2 प्रोसेस हैं इसके। अगर पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है, कॉन्शियस, और उसके वाइटल्स जो हैं वो स्टेबल हैं। और दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें कि पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, और उसके जो वाइटल्स हैं वो अनस्टेबल हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट कॉन्शियस है और उसके वाइटल्स स्टेबल हैं तो उस केस में हम ईमेसिस करवाते हैं, ईमेसिस,
एमेसिस मतलब होता है वमन। तो एमेसिस करवाते हैं किसके साथ, सॉल्ट वाटर के साथ, और एक सिरप आती है, सिरप आई पैक, उसके साथ, ठीक है। तो इसका डोज 30 ml होता है एडल्ट के लिए। और अगर इन केस ऑफ पेशेंट जो है बेहोश है और उसके वाइटल्स स्टेबल नहीं है, उसकी कंडीशन सही नहीं है, तो उस केस में हम स्टमक वॉश कराते हैं, स्टमक वॉश किससे करवाते हैं, KMnO4 सॉल्यूशन से, ठीक है। तो KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर कॉन्शियस है, बेहोश नहीं हुआ है तो एमेसिस करवाएंगे, अगर बेहोश हो गया है और वाइटल्स अनस्टेबल है तो स्टमक वॉश करवाते हैं। अब देखते हैं हमारा तीसरा, जो कि है यूज़ ऑफ एंटीडोट, यूज़ ऑफ एंटीडोट, ठीक है। तो एंटीडोट का प्रयोग कब करेंगे हम, तो जब जो पॉइजनिंग है वो फैल गई पूरी बॉडी में और पॉइजन एब्जॉर्ब हो गया, तो उस केस में हम एंटीडोट का प्रयोग करवाते हैं। तो इसमें हमारा 3 प्रकार से एंटीडोट का प्रयोग कर सकते हैं। एक मैकेनिकल एंटीडोट होता है, एक केमिकल रहेगा, केमिकल, और एक स्पेसिफिक एंटीडोट होता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा, वो होता है हमारा स्पेसिफिक एंटीडोट। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि स्पेसिफिक एंटीडोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पेसिफिक एंटीडोट में हम स्वर्ण गैरिक विथ वाटर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि हमने अर्क में किया था, स्वर्ण गैरिक विथ वाटर मतलब जल के साथ, ठीक है। तो स्वर्ण गैरिक जल के साथ प्रयोग करके अगर किसी को स्नोही की पॉइजनिंग है तो वहाँ पे हम दे सकते हैं। इसके अलावा एक और इसमें एंटीडोट है इसका, वो है चिंचा पत्र जल में पीसकर। जो चिंचा पत्र होता है, जो इमली के पत्ते होते हैं उनको पीसकर, चिंचा पत्र उसको कहते हैं, चिंचा पत्र को जल में पीसकर हम पेशेंट को जिसको स्नोही की पॉइजनिंग हुई है उसको हम दे सकते हैं, ठीक है, जल में पीसकर, ठीक है, पीसना इसमें। तो ये हो गया स्पेसिफिक। और केमिकल में वही हम स्टमक वॉश करा सकते हैं KMnO4 के द्वारा, स्टमक वॉश, और मैकेनिकल में हम मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट, वो है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर जिस प्रकार जैसे बर्निंग हो रही है तो उस केस में आप वहाँ पे रेनिटिडीन दे सकते हैं, रेनिटिडीन दे सकते हैं। और अगर पेन हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, तो उस केस में आप वहाँ पे डाईसाइक्लोएमाइन दे सकते हैं, पेन के लिए डाईसाइक्लोएमाइन, ठीक है। अब हम देखते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस। तो अगर पोस्टमार्टम होती है बॉडी की तो वहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस में हम देखेंगे, सबसे पहले हम एक्सटर्नल फाइंडिंग्स में देखेंगे। तो एक्सटर्नल में हमें कुछ स्पेसिफिक नई फाइंडिंग देखने को मिलती, नॉट स्पेसिफिक। तो कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग अगर एक्सटर्नल देखना चाहते हैं तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगी। तो इंटरनल दूसरा जो स्टेप आता है इसमें पोस्टमार्टम में, एक एक्सटर्नल हो गया, एक इंटरनल। तो इंटरनल में क्या है, तो इंटरनल, अगर इंटरनल पोस्टमार्टम के बाद बॉडी के अंदर देखेंगे तो इंटरनल फाइंडिंग्स में हमें इन्फ्लामेशन एंड कंजेशन इन GIT देखने को मिलेगा। तो GIT में हमारे इन्फ्लामेशन और कंजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ पार्ट स्नोही के स्टमक में देखने को मिल सकते हैं। सम पार्ट ऑफ स्नोही रेसिड्यू में बी फाउंड इन स्टमक, ठीक है। तो सम पार्ट ऑफ स्नोही रेसिड्यू में बी फाउंड इन स्टमक, तो कुछ रेसिड्यू देखने को मिल सकते हैं स्टमक में, और GIT में इन्फ्लामेशन और कंजेशन देखने को मिल सकता है पोस्टमार्टम अपीयरेंस में, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट या मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस में ये जो होता है इसमें हमको होमिसाइडल के केस में देखने को मिल सकता है। तो ऐसा होमिसाइड ये यूज़ हो सकता है इन्फेंट होमिसाइड के केस में। तो इन्फेंट नवजात शिशु को मारने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, इन्फेंट होमिसाइड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि ये
एबॉर्टिफिशिएंट के तौर पे यूज़ हो सकता है, एबॉर्टिफिशिएंट्स, ठीक है। तो क्रिमिनल एबॉर्शन में ये हमें देखने को मिल सकता है। इसका जो मिल्की जूस होता है उसको, मिल्की जूस जो होता है इसका, उसको वजाइना में लगा लिया जाता है कॉटन गेज के माध्यम से, या वजाइना में पुट किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये एबॉर्शन हो जाता है इससे, ठीक है। तो 2 पॉइंट आते हैं इसमें, होमिसाइडल और ये एबॉर्टिफिशिएंट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा जो हमारा सुसाइडल है वो, इसे सुसाइड नहीं कर सकते, तो नियरली नॉट पॉसिबल है इसमें। और जो इसके लिए एक्सीडेंटल है, तो एक्सीडेंटल भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, तो एक्सीडेंटल नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस में होमिसाइडल ध्यान रखिएगा कि इन्फेंट को मारने के लिए ऐसा होमिसाइडल यूज़ किया जा सकता है। एबॉर्टिफिशिएंट के तौर पर क्रिमिनल एबॉर्शन करने के लिए ये इसका मिल्की जूस वजाइना में पुट किया जाता है, जिसके कारण एबॉर्शन हो जाता है। और सुसाइडल में ये नॉट फाउंड या नियरली नॉट पॉसिबल है, सुसाइड के लिए यूज़ नहीं कर सकते इसको। एक्सीडेंटल के केस में भी ये नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा स्नोही का फीटल डोज, फीटल पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट कैसा रहेगा और मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जो ना समझ में आया वो भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।